नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवम अग्रवाल। आप देख रहे हैं राजनीतिक रंगमंच। आज की तारीख में 18 करोड़ सदस्यों के साथ वर्ल्ड की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी का नाम है भारतीय जनता पार्टी। लेकिन क्या आप जानते हो कि बीजेपी का सफर एक सीधे रास्ते से नहीं बल्कि बड़े विचारों, संघर्षों और कई नए मुद्दों से होते हुए गुजरा है। तो चलिए एक पॉलिटिकल टाइम मशीन में बैठते हैं और चलते हैं बीजेपी के शुरुआत से लेकर मोदी एरा तक की इस जबरदस्त जर्नी पर। ये कहानी है राजनीति के बदलते रंगों की, नेतृत्व के उतार चढ़ाव की और एक विचारधारा के साथ देश को बदलने वाले आंदोलन की। अच्छे प्रधानमंत्री को हटा दिया। जब पूरा देश नेहरू राज सोशलिज्म की तरफ बढ़ रहा था, ऐसे भी कुछ लोग थे जो भारत के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात कर रहे थे। तो आज हम जानेंगे कैसे जनसंघ से बीजेपी बनी और कैसे हमारे करंट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने उसे एक चुनावी मशीन में तब्दील कर दिया। तो दोस्तों, अपनी अपनी सीट की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि ये कहानी है संघर्ष, विचारधारा और राजनीति की। 21 अक्टूबर 1951 को भारतीय जनसंघ का जन्म हुआ, जो भारतीयता, धार्मिक अस्मिता और राष्ट्रवाद का प्रतीक था। 1947 के बाद कांग्रेस का राज था, लेकिन राष्ट्रवाद की एक धारा थी जो चुप थी, जिसका नाम था आरएसएस। और फिर आए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिन्होंने कहा एक नई पार्टी की जरूरत है जो भारत की असली पहचान को दर्शाए। 1951 में बनी भारतीय जनसंघ, एक राजनीतिक विंग जिसका मार्गदर्शक था आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ। जनसंघ एक विकल्प था जिसमें भारतीयता, धार्मिक अस्मिता और राष्ट्रवाद का संगम था। 1960 के दशक में आए पंडित दीनदयाल उपाध्याय, जिन्होंने दिया बीजेपी का विचारात्मक आधार। एक ऐसी सोच जिसमें ना तो पूंजीवादी लोभ था, न समाजवादी अतिशयता, बल्कि एक भारतीय मॉडल जिसमें सामाजिक समरसता हो और राष्ट्र सबसे पहले आए। ये आइडिया था इंडियन ट्रेडिशन और मॉडर्निटी का परफेक्ट ब्लेंड। जनसंघ के मैनिफेस्टो में इस फिलॉसफी का डीप इम्पैक्ट था, जिससे जनसंघ विलेज क्लास और एजुकेटेड क्लास के बीच पॉपुलर होने लगा था। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की लीडरशिप ने पार्टी को एक धार्मिक और वैचारिक स्पष्टता दी। उनका विचार था कि नेशन फर्स्ट होने के साथ साथ समाज के हर वर्ग तक विकास पहुंचना चाहिए, बिना किसी वोट बैंक की राजनीति के। इमरजेंसी का काला दौर। 1975 में इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। लोकतंत्र पर प्रहार हुआ, लोकतंत्र पर ताला लग गया, प्रेस सेंसर्ड और नेता जेल में। लेकिन इसी इमरजेंसी ने पूरे अपोजिशन को एक सूत्र में बांधा। इस दौरान जनसंघ ने जनता पार्टी के साथ मिलकर कांग्रेस का विरोध किया। 1977 के चुनाव में कांग्रेस की हार हुई और देश में पहली बार एक गैर कांग्रेसी सरकार दिखी। लेकिन ये एकता बाहरी थी। आरएसएस के एसोसिएशन को लेकर जनता पार्टी में डिफरेंसेस आए। जनसंघ के लीडर आरएसएस से जुड़े थे, जिसमें कि बाकी लोगों का राजीनामा नहीं था। और 1980 में जनता पार्टी टूट गई। जनसंघ के लीडर ने फिर से एक नई पार्टी बनाई, नाम था भारतीय जनता पार्टी। 6 अप्रैल 1980 में बीजेपी का जन्म हुआ। पर 1984 का चुनाव बीजेपी के लिए हानि का कारण बना, क्योंकि उस समय लोकसभा में बीजेपी को सिर्फ 2 ही सीटें मिली। उस समय के कुछ प्रमुख नेता थे अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, कुशाभाऊ ठाकरे, सुंदर सिंह भंडारी, प्रमोद महाजन, अरुण जेटली, सुषमा स्वराज और वेंकटेश नायडू। इन सभी ने संगठन को जमीन से उठकर राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाया। आगे चलकर नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा, अमित शाह, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, नरेंद्र तोमर, शिवराज सिंह चौहान, योगी आदित्यनाथ, स्मृति ईरानी, देवेंद्र फडणवीस जैसे नेताओं ने बीजेपी के नए युग की शुरुआत की। इसी दौरान शुरू होता है श्री राम जन्मभूमि आंदोलन, जिस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था कि जहां भगवान राम का जन्म हुआ, उस स्थान पर एक भव्य दिव्य राम मंदिर बने। इस आंदोलन में प्रमुख भूमिका निभाई थी महाराज नित्य गोपाल दास जी, श्री अशोक सिंघल। साथ ही उसी समय चलती हुई सरकार को इस आंदोलन के लिए त्यागने वाले थे कल्याण सिंह जी। ये आंदोलन केवल धार्मिक नहीं था, बल्कि राष्ट्रवाद और अस्मिता का प्रतीक बन गया था। जनमानस से जुड़ी इस भावना ने बीजेपी को एक नई पहचान दी। इस आंदोलन ने
हिंदू वोट बैंक को संगठित किया और बीजेपी को राष्ट्रीय राजनीति में एक मजबूत स्थिति दी। 1989 के बाद लाल कृष्ण आडवाणी ने राम रथ यात्रा का नेतृत्व किया। अयोध्या में राम मंदिर के लिए जन समर्थन जमा किया गया, मुद्दा बन गया, मंदिर वहीं बनेगा। 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद का ध्वंस किया गया, जिससे भारत देश की राजनीति की दिशा ही बदल गई। 1991 के चुनाव में बीजेपी ने जबरदस्त प्रदर्शन किया और पहली बार राजनीतिक मुख्य धारा में सरकार बनाई। 1996 में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनी, लेकिन सरकार केवल 13 दिन तक चल पाई। 1998 में एनडीए के साथ मिलकर सरकार बनाई, जो 1999 से 2004 तक स्थायी रही। अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में पोखरण न्यूक्लियर परीक्षण, कारगिल युद्ध में विजय, आईटी और हाईवे रेवोल्यूशन जैसे कदम उठाए गए। 2004 में हार के बाद बीजेपी अपोजिशन में रही। अटल जी का युग था सुझाव और संवाद का, जहां प्रगति और लोकतंत्र साथ साथ चले। लेकिन राजनीति का खेल कभी कभी एक जैसा नहीं रहता। लोकतंत्र ने एक नए दौर का आगाज किया, जहां बीजेपी अपोजिशन में थी लेकिन मंथन चालू था। उसी समय गुजरात में एक नए नेता के नए युग का उत्थान हो रहा था, जिसकी छवि कठोर थी लेकिन विकास के प्रति निष्ठा भी उतनी ही मजबूत थी। नाम था नरेंद्र दामोदर दास मोदी। 2013 में मोदी को बीजेपी से प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया गया। 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने 282 सीटों के साथ एक तरफा सरकार बनाई। 30 साल बाद किसी पार्टी को 282 सीटों के साथ पूर्ण बहुमत मिली थी। ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा था। 2014 के बाद बीजेपी ने देश की कानून व्यवस्था में बदलाव के लिए कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए, जो कि हमारे देश के लिए बहुत जरूरी भी थे। पूर्ण बहुमत की बनी सरकार भारतीय जनता पार्टी ने देश हित में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए, जैसे कि डिजिटल इंडिया 1 जुलाई 2015, स्टार्टअप इंडिया 16 जनवरी 2016, उज्ज्वला योजना 1 मई 2016, जीएसटी का लागू होना 1 जुलाई 2017, एक देश एक व्यवस्था, जिसने व्यापार को एक नई दिशा दी। आर्टिकल 370 का समापन 5 अगस्त 2019, जम्मू एंड कश्मीर को मिला पूर्ण भारत में एकीकरण, एक राष्ट्र संकल्प पूरा हुआ। सीएए का लागू होना 10 जनवरी 2020। विरोध के बावजूद बीजेपी ने कहा, जो रिफ्यूजी भारत की संस्कृति से जुड़े हैं उन्हें नागरिकता मिलेगी। एनआरसी की प्रक्रिया भी इसी से जोड़ी गई। राम मंदिर का निर्माण शताब्दियों का सपना पूरा हुआ, जिसका प्रारंभ अयोध्या आंदोलन से हुआ था। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण फैसले जो बीजेपी ने अपने 10 साल की सरकार 2014 से लेकर 24 के बीच में लिए थे। इसी के साथ भारतीय जनता पार्टी ने 2014 से लेकर 19 का कार्यकाल पूरा करने के बाद तो इतनी बड़ी ताकत के साथ आई कि इस बार बीजेपी के जो सीट्स थी वो 280 से बढ़ के 303 तक पहुंच गई। और इसी को देखते हुए भाजपा सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी ने 2024 के चुनावों में एक नारा दिया, जिस नारे का नाम था अब की बार। जी हां दोस्तों, सही सुन रहे हो आप लोग, भारतीय जनता पार्टी का ये नारा था, अब की बार। 2019 में बीजेपी वापस आई 303 सीट के साथ, लेकिन 2024 के चुनाव नए चुनौतियों के साथ आए। बेरोजगारी, इन्फ्लेशन और रीजनल इशू जैसे मेजर इशू थे। बीजेपी ने कई पार्टीज के साथ मिलकर समर्थन बनाया, एनडीए को मजबूत किया और विकास, राष्ट्रवाद, लीडरशिप को मुद्दा बनाया। राम मंदिर के भव्य प्रवेश ने हिंदू वोट को फिर से जोड़ दिया। बीजेपी ने दिल्ली में भी अपनी मौजूदगी बनाए रखी। 2024 में बीजेपी ने कुछ रीजनल पार्टी के साथ गठबंधन किया, जैसे कि महाराष्ट्र में शिवसेना, बिहार में एचएम और एलजेपी फैक्शंस, जिससे एनडीए का पलड़ा भारी हो गया। इस गठबंधन और मुद्दों के बल पर बीजेपी ने 240 लोकसभा सीटें जीती और एनडीए ने कुल 283। साथ ही राज्यों में भी बीजेपी ने एक मजबूत प्रदर्शन किया, 1000 एमएलए सीट जीतकर अपने संगठन की मजबूत पकड़ और विकास को दर्शाया। मोदी के नेतृत्व में भारत की छवि विश्व मंच पर एक मजबूत राष्ट्र की बनी। मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया जैसे अभियानों से भारत को विश्व में एक नए रूप में पेश किया गया। बीजेपी के राज में
भारत की छवि सिर्फ देश के अंदर ही नहीं बदली, दुनिया भर में एक नए भारत का प्रदर्शन हुआ। नरेंद्र मोदी ने ग्लोबल डिप्लोमेसी को एक नए रूप में पेश किया, जहां मेक इन इंडिया, वसुधैव कुटुंबकम और वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर जैसे मंत्र दुनिया ने सुने। मोदी ने यूएन में भी हिंदी में भाषण दिया, जिसमें भारत की सभ्यता का विश्व से परिचय कराया। हाउडी मोदी, नमस्ते ट्रंप, भारत @75 एट यूके पार्लियामेंट और यूएई में हिंदू मंदिर का भव्य शिलान्यास, ये सब दिखाता है कि बीजेपी का राष्ट्रवाद अब एक ग्लोबल नैरेटिव बन चुका है। G20 प्रेसिडेंसी के दौरान भारत ने विकसित और विकासशील देशों के बीच एक पुल बनकर अपनी लीडरशिप साबित की। इंडियन एनआरआई को पॉलिटिकल और इमोशनल स्ट्रेंथ के रूप में पहचान दी गई, जिससे भारत फर्स्ट की सोच ग्लोबल बनी। बीजेपी के नेतृत्व में भारत की सोच एक विकासशील देश से बदलकर ग्लोबल लीडर की बनी और बीजेपी ने अपनी सॉफ्ट पावर को फॉरेन पॉलिसी का मेजर टूल बनाया। बीजेपी की कहानी सरल नहीं है, ये यात्रा है सिद्धांत से पहचान तक और पहचान से प्रभुत्व तक की। जनसंघ के आदर्श से मोदी के न्यू इंडिया तक हर पड़ाव पे बीजेपी ने स्वयं को एक नए रूप में गढ़ा है। तो दोस्तों, ऐसी राजनीतिक कहानियों को जानने के लिए और उनके सारे स्वरूप को पढ़ने के लिए और समझने के लिए सुनिए नेताजी पे बने रहें। उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप लोग हमें प्यार दें, ताकि हम और पार्टियों पे भी और राजनीतिक दलों पे भी ये कहानियां आप लोगों के बीच में ला सकें। थैंक यू, गुड बाय।